कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चौंकिए मत। मैं एक सीरियस आदमी हूँ। मुझको देखकर कहीं आपको लगता होगा। और काम करने वाला आदमी हूँ। तो मेरे दिल में कोई वाहियात ख्याल तो अब आते नहीं है। उम्र भी नहीं रह गया, मगर फिर भी ख्याल तो आते ही रहते हैं। तो जब मेरे दिल में कोई ख्याल आते हैं तो वो काम के ही होते हैं और इम्पोर्टेंट ही होते हैं। तो आज मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो इस वॉर की स्थिति में एक बार देखते हैं कि ईरान की करेंसी और वहाँ के स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। तो मैंने गूगल सर्च का इस्तेमाल किया और अपने हर तरह के एआई टूल्स का फ्री वर्जन से लेकर के पेड वर्जन अपना उसको सबको ही मैंने यूज़ किया। तो सबसे पहले ईरान की करेंसी रियाल है। और मैंने देखना चाहा कि इसका एक्सचेंज रेट अभी डॉलर के साथ क्या है। तो मैंने पाया कि डॉलर के साथ अभी इसका कोई भी एक्सचेंज रेट नहीं है, ज़ीरो है। यानी कि आप करोड़ों ईरानियन रियाल किसी मनी एक्सचेंजर को दीजिएगा, किसी बैंक को दीजिएगा, तो उसके बदले में आपको कोई भी डॉलर नहीं देने वाला है। तो मैंने देखा कि चलो अब अरब वर्ल्ड में ही किसी से कंपेयर करते हैं। तो मैंने सऊदी अरबिया से इसको कंपेयर किया। और पहले सऊदी अरब की करेंसी और रियाल की करेंसी, ईरान की रियाल, वो दोनों टक्कर में रहते थे। तो अभी जो स्थिति है, एक सऊदी अरबिया का रियाल ईरान के 3,51,977 रियाल के बराबर है। यानी कि पूरी तरह से ईरान के रियाल की पिटाई हुई है। पहले जो ये रियाल सऊदी अरबिया का और ईरान का लगभग बराबर हुआ करता था, आज लगभग लगभग दुर्दशा है। तो मैंने थोड़ा फॉर सेक ऑफ नॉलेज जानना चाहा कि इस्लामिक वर्ल्ड में ही जिस कंट्री की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है अभी और बिल्कुल झंडू टाइप का कंट्री है, तो उससे कंपेयर करते हैं। तो इससे इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट तो पाकिस्तान ही था। तो मैंने पाकिस्तान से जब उसको कंपेयर किया तो देखा कि पाकिस्तान का 1 रुपया अभी ईरान के 4,727 रियाल के बराबर है। और किसी समय स्थिति जस्ट इसके रिवर्स थी। लेकिन आज पाकिस्तान का रुपया इतना वहाँ भी गिरा है, रुपया, पाकिस्तानी रुपया, उसके बावजूद अभी भी उसके सामने ईरानियन रियाल कुछ भी नहीं है। ये खोजने का मेरा मंशा क्या था? वो ये मैं देखना चाह रहा था कि एक सुपर पावर, अमेरिका के जैसा सुपर पावर, जब वर्षों से आप पर सैंक्शंस लगाता है, आपके करेंसी को तोड़ने की कोशिश करता है, आपके बैंकिंग सिस्टम को तोड़ देता है, आपको वर्ल्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम से बाहर कर देता है, तब आपके करेंसी की क्या स्थिति रह जाती है। और वो सुपर पावर कंट्री ट्रेड वार और करेंसी वार के साथ साथ जब फिजिकल वार में उतरता है तो क्या स्थिति होती है। तो स्थिति तो भयावह है। इस युद्ध में अभी जो चल रहा है ईरान और इजराइल का, उसमें अमेरिका भी एक्टिवली इन्वॉल्व है। अगर इसमें अमेरिका विजयी हो जाता है, उसका अपर हैंड हो जाता है, तो फिर तो यूएस जिस भी कंट्री के करेंसी को चाहेगा तो उसको तो बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। और उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो अलग ही लेवल पे होगा। तो खैर एनीवे, अब देखते हैं कि इस स्टॉक मार्केट की, ईरान के स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। इस साल अभी तक 1 जनवरी से लेकर के अभी तक मात्र 10.29% ही डाउन है। जो ईरानियन स्टॉक मार्केट का जो मेन इंडेक्स है वो सिर्फ 10.29% डाउन है अभी तक, इतना वार होने के बाद भी। उससे खराब स्थिति तो इंडियन स्टॉक मार्केट की। इंडियन स्टॉक मार्केट आप चार्ट में देख सकते हैं, वो लगभग 12% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। लास्ट ईयर का जो ईरान के स्टॉक मार्केट का जो हाई था, अभी इतने वार होने के बाद भी वो उससे 33% ऊपर है। आप सोचिए कि कितना कॉन्ट्रेरियन प्ले कर रहा है ईरान का स्टॉक मार्केट। मुझको तो समझ में नहीं आया एक बात। तो मैं अपने
चैट जीटीपी का पेड वर्जन में यूज़ करता हूँ, उससे मैंने इस पर डिटेल रिसर्च करके फिर उससे समराइज़ उससे आंसर माँगा, तब उसने एक्सप्लेन किया। एक्चुअली हो ये रहा है कि वर्षों से ईरान जो सैंक्शंस झेल रहा था अमेरिका का, तो अमेरिका और जो भी वहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स है, सारे लोग वहाँ से अपना पैसा निकाल चुके थे और सारे ईरानी लोग ही वहाँ अपना पैसा लगाते हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में। बाहर का वहाँ कोई भी आदमी पैसा नहीं लगाता है और चूँकि वहाँ का बैंकिंग सिस्टम फ़ेल कर गया, करेंसी वहाँ की फ़ेल कर गई और लगातार गिर रही है, तो इन्वेस्टमेंट का एक ही माध्यम वहाँ लोगों के पास बच गया और वो था स्टॉक मार्केट। सारे लोगों ने, ईरानियों ने, पैसा तो वहाँ था ही, रिच कंट्री थी, तो उन्होंने अपना सारा पैसा उंडेल दिया वहाँ के स्टॉक मार्केट में और जिसके वजह से इतना वार होने के बाद भी अभी भी ईरान का स्टॉक जो मेन इंडेक्स है वो 33% ऊपर है। ये बताता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का ताकत, क्योंकि वहाँ पर एफआईआई नहीं है। अगर एफआईआई वहाँ घुसे रहते तो अभी तो कचड़ा कर दिए रहते वहाँ के स्टॉक मार्केट का, जो कि अभी इंडिया में हो रहा है। इंडिया में 1991 में स्टॉक मार्केट को ओपन किया गया एफआईआई के लिए और उस समय हार्डली 0.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में रहते होंगे। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है मेरे पास, मगर इससे ज़्यादा फिगर नहीं था। अब भी इतना होने के बाद तो सिर्फ 15% लोग हैं। तो उस समय, वैसे समय में एफआईआई को एंट्री दी गई और एफआईआई ने तो जम करके लूटा है। यहाँ पर उन्होंने जम करके जितना ईस्ट इंडिया कंपनी लूटी, वो लगता है शायद उससे ज़्यादा एफआईआई लोग यहाँ से पैसा ले गए हैं। और मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी आपको ला करके दूंगा, वो जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और काफ़ी कम शब्दों में, आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि एफआईआई की क्या भूमिका होती है स्टॉक मार्केट में, इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड। एनीवे, तो स्टॉक मार्केट से अब निकल करके अब मैं आपको दिखलाता हूँ कि बिटकॉइन के फील्ड में ईरान में क्या हो रहा है। करेंसी तो यहाँ का डूब गया, स्टॉक मार्केट कॉन्ट्रेरियन प्ले कर रहा है, अभी भी ऊपर है। बिटकॉइन में क्या हो रहा है? तो जब मैंने बिटकॉइन को स्टडी किया वहाँ के लोगों का और एज ए कंट्री वहाँ पे क्या स्थिति चल रहा है, चेन एनालिसिस का जो ऑनलाइन चेन एनालिसिस है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए उपलब्ध रहती है, वो किसी भी कंट्री स्पेसिफिक का, उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहा है अभी और पिछले 5-7 सालों से, पिछले 10 सालों से। तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझको मिला वो ये है कि ईरान के लगभग 15% पॉपुलेशन बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं। वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग लीगली वैलिड है और वर्ल्ड का वो एक माइनिंग हब बनते जा रहा है ईरान धीरे धीरे। और अभी एट प्रेजेंट लगभग 5% बिटकॉइन की माइनिंग ईरान में होती है और उसकी वजह है वहाँ ना सिर्फ इसको लीगल घोषित किया गया है, वहाँ सस्ती बिजली दी जाती है बिटकॉइन माइनिंग करने वालों को। तो बिटकॉइन वहाँ उस कंट्री के लिए ज़रूर एक सहारा बना है और सहारा बनने का और क्या क्या कारण हो सकता है, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो अभी कमिंग सैटरडे को ही इस पर लाऊंगा, वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। अभी मैं शॉर्ट में आपको यही कह सकता हूँ, इतना बतला सकता हूँ कि बिटकॉइन ईरान के लोगों के लिए एक सेफ हेवन प्रोडक्ट की तरह है। सेफ हेवन कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है या नहीं, इसको मापने के लिए 4-5 क्राइटेरियाज हैं, कुछ थ्योरीज हैं। उसमें से एक थ्योरी है जिसको बोला जाता है एस्केप वॉल्व थ्योरी। ये एस्केप वॉल्व थ्योरी क्या है? ये थ्योरी बोलता है कि जब किसी कंट्री में वॉर की स्थिति आ जाती है और वहाँ का बैंकिंग सिस्टम जब कोलैप्स कर जाता है, वैसे स्थिति में क्रिप्टो करेंसी ही आपका एकमात्र सहारा बनता है। तो ईरान के केस में तो ये सही है, वहाँ बैंकिंग सिस्टम फेल कर चुकी है, वॉर की स्थिति है और ये कब ख़त्म होगा कोई नहीं जानता है और बिटकॉइन यहाँ पर एकमात्र सहारा के रूप में उतर रहा है। इसके लिए अंग्रेज़ी में एक टर्म है जिसको बोला जाता है पोर्टेबल लाइफ राफ्ट।
आपने देखा होगा बहुत से बड़े-बड़े समुद्री जहाज़ों में, टाइटैनिक पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि जब वो डूबने लगता है, तो एक हवा भरा हुआ एक छोटी-सी नौका उतारी जाती है पानी में जिसमें कि लाइफ़ जैकेट पहना कर के लोगों को उतारा जाता है कि अब ज़िंदा रहने के लिए तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो कहलाता है पोर्टेबल लाइफ़ राफ्ट। तो इतनी विकट स्थिति में ईरान के लोग इसको ऐसे पोर्टेबल लाइफ़ राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसलिए मैंने आज ही अपने शॉर्ट में बतलाया था कि क्यों वहाँ ईरान के लोग अब बिटकॉइन को अपने वॉलेट में, हार्ड वॉलेट में रख रहे हैं। वो बिटकॉइन को अपनी मुट्ठी में रखना चाह रहे हैं। इसलिए कि यह उनका लाइफ़ जैकेट है। और आपको मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूँगा कि इस वार में अगर अमेरिका एंड इज़राइल विजयी रहते हैं, डिसाइसिवली अगर, तो अमेरिका का तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही आसमान पे चला जाएगा और इज़राइल का भी। और वो लोग तो फिर गर्दा उड़ाने जा रहे हैं। जिस कंट्री को वो चाहेंगे बर्बाद कर देंगे। अभी वो तो अपने सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं सुनने जा रहा है ट्रंप। इतने वो उसको उसके ऑर्डर को टैरिफ से रिलेटेड उसको खारिज कर दिया गया, मगर फिर वो कौन-कौन सेक्शन लगा कर के फिर से टैरिफ लगाना चाह रहा है और इंडिया को फिर उसमें खतरा है। तो उसके टारगेट में आगे कौन-कौन कंट्री आएँगे और किस-किस कंट्री को किस-किस रूप में वो बर्बाद करेगा, किसको प्रॉक्सी प्ले करवाएगा, किस कंट्री को किसके अगेंस्ट में, वो इससे बड़ा खुरापाती तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो काफ़ी विकट जियोपॉलिटिकल स्थिति है और ऐसे विकट परिस्थिति में आदमी को एक बार एज़ ए सेफ हेवन बिटकॉइन है या नहीं है, जिस तरह से मैं डीप रिसर्च कर रहा हूँ, आप सभी को एक बार करना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसी विकट स्थिति कभी अगर हमारे साथ हो गई, आपके साथ हो गई, तो आप वैसी स्थिति में क्या करेंगे? एक बार ज़रूर सोचिए। और मैं इस पर सिर्फ़ सोच ही नहीं रहा हूँ, बहुत डीप डिगिंग कर रहा हूँ और जितने भी माध्यम हो सकते हैं, गूगल सर्च हो, एआई का जो भी टूल्स हो, सर्च का, रिसर्च का जो भी टूल हो, नोटबुक, एलएलएम या फिर परप्लेक्सिटी, मैं सभी का इस्तेमाल करके और सभी जगह का एक निचोड़ निकाल करके काफ़ी अच्छा समराइज़्ड वर्ज़न शॉर्ट में और बिल्कुल ही लेमैन इंसान को जो समझ में आसानी से आ सके, वैसे उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे वीडियो को आप समझने की कोशिश करिए। एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार, 3 बार आप देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसलिए कि मैं काफ़ी सरल लैंग्वेज में काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को और काफ़ी सुपर इम्पोर्टेंट चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ। इस तरह के वीडियोज़, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से नेट में अभी उपलब्ध नहीं होंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। थैंक यू।